नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। इस नुकसान से माइकल का दिल बुरी तरह दुख से भर गया था। सौभाग्य से उसे अभी भी इन लॉ सीड्स के अन्य संभावित कार्यों के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह खुद भी निश्चित नहीं था कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती। माइकल ने सोचा कि भले ही ये लॉ सीड्स अंत में ज्यादा काम के साबित न हो, लिली के लिए इन्हें संभाल कर रखना ठीक रहेगा। उसका लॉ वाकई अनोखा और दिलचस्प था। अभी तक इससे कोई आक्रामक या रक्षात्मक क्षमता सामने नहीं आई थी, लेकिन लेवल अप करने की साधारण क्षमता ही अपने आप में काफी आश्चर्यजनक थी। जब उसने पूछा कि उसने बाकी बीज क्यों नहीं खाए, तो उसका जवाब सरल था, वह भरी हुई थी और उसे अभी पचाने की जरूरत थी। इस प्रतिक्रिया ने माइकल को दुविधा में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राहत महसूस करे या बेचैन हो जाए। फिर भी उन्होंने अपने विचारों को उस अनिश्चितता से दूर किया और अधिक व्यावहारिक मामलों की ओर रुख किया। अब जब उसे लॉसीड्स के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था, तो उसने तुरंत उन 3 सबसे शक्तिशाली राक्षसों से लॉसीड्स प्राप्त कर लिए जिन्होंने उस पर हमला किया था। उसी समय उसने अपने मरे हुए सैनिकों को बाकी राक्षसों के शवों को शून्य से भौतिक दुनिया में घसीटने का आदेश दिया। तभी माइकल ने अपने विकास के दौरान एक और बदलाव देखा। उसकी भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि हो गई थी। सामान्यतः भंडारण क्षमता केवल स्तर या रैंक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, विकास के साथ नहीं। इस समय ऐसा होना दुर्लभ था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके विकास ने न केवल उसे बल्कि उससे जुड़ी हर चीज को एक तरह से पुनर्जन्म का अनुभव कराया हो। यह अच्छी खबर थी, लेकिन नई क्षमता के बावजूद वह केवल 3 रैंक 3 राक्षसों और कुछ और के विशालकाय शरीरों को ही समाहित कर सका। बाकी बचे लगभग 3 दर्जन शवों की संख्या बहुत अधिक थी। वे क्षतिग्रस्त ताबूत में समा सकते थे, लेकिन उस कलाकृति का भौतिक स्वरूप अरोरा में ही मौजूद था। उत्पत्ति की भूमि से उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, जब तक कि ताबूत के भीतर मौजूद उसका मूल शरीर प्रकट न हो जाए और ताबूत को उसकी आत्मा बद्ध अवस्था में वापस न लौटा दे। हालांकि फिलहाल उनका मूल शरीर उसी स्थान पर मौजूद था, चुपचाप अपने नए विकास से आए परिवर्तनों के अनुकूल ढल रहा था और उन्हें सीख रहा था, जिसके चलते माइकल यहीं उत्पत्ति की भूमि में युद्ध के बाद की स्थिति को संभालने के लिए रह गया। उसने अपने मरे हुए सैनिकों का समन्वय किया, जो युद्ध क्षेत्र को साफ कर रहे थे, लाशों को ढेर लगा रहे थे और संसाधन इकट्ठा कर रहे थे। साथ ही उसे उस संक्षिप्त अवधि के दौरान हुई हर घटना की जानकारी भी दे रहे थे जब वह उनके साथ नहीं रह पाया था। तारांकन। माइकल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके कार्यों ने एक बार फिर राज्य के कुछ सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की नींद उड़ा दी थी। राजकुमारी प्रिसिला सबसे अधिक प्रभावित हुई, हालांकि यह प्रभाव लाभकारी नहीं था। उन्हें आशीर्वाद नहीं बल्कि बोझ मिला। इसकी शुरुआत 2 हफ्ते पहले माइकल के रैंक में उन्नति के दौरान हुई थी। उसके 5 मरे हुए सैनिकों का रैंक 3 में विकसित होना उसे पहले ही झकझोर कर रख चुका था, जिससे उसका धैर्य डगमगा गया था। फिर भी माइकल के स्वयं के विकास से मचे हंगामे के सामने वह अशांति कुछ भी नहीं थी। इसकी शुरुआत सीधे माइकल से नहीं हुई थी। ये हंगामा केवल उसकी उपस्थिति से ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न किए गए अप्रत्यक्ष प्रभावों से पैदा हुआ था। एवलॉन फॉरेस्ट अपनी विचित्रता के लिए कुख्यात था। बहुत कम लोग ही इसके भीतर गहराई तक जाने का साहस करते थे और उससे भी कम लोग इसकी प्रकृति को समझ पाते थे। कहा जाता था कि इसकी गहराइयों में प्राचीन युद्धों के अवशेष, दबे हुए खंडहर आदि मौजूद हैं। इसी कारण राज्य ने इसे एक महत्वपूर्ण स्थान, एक रणनीतिक संसाधन घोषित किया था, लेकिन फिर भी वास्तव में बहुत कम लोग जानते थे कि इसके भीतर क्या घटित होता था। ये जंगल रहस्यों को अपने भीतर समा लेता था, लेकिन कोई जंगल, यहाँ तक कि एवलॉन भी लगभग 50 रैंक 3 राक्षसों की हलचल को छिपा नहीं सका। उनका अचानक जमावड़ा इतना स्पष्ट था, उनका दबाव इतना जबरदस्त था कि यह जमीन पर लहरों की तरह फैल गया, जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसी बात ने अशांति को जन्म दिया था। कई दिनों से राजधानी में खबरों की बाढ़ आ गई थी। जासूसों, भाड़े के सैनिकों और साहसी यात्रियों ने एक समान रूप से डरावने किस्से सुनाए। एवलॉन फॉरेस्ट में हलचल मच गई थी। एक ऐसे स्तर के जीव जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, एक के बाद एक वहां एकत्रित हो रहे थे, जो उसके केंद्र में मौजूद किसी चीज की ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों को पीछे हटकर देखना पड़ा। यही बात खासकर राजकुमारी प्रिसिला के लिए निराशाजनक थी। ऐसा नहीं था कि उनमें रुचि की कमी थी, बल्कि इसके विपरीत उनकी रुचि पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। नहीं, समस्या ये थी कि उनमें से किसी ने भी इतना करीब जाने की हिम्मत नहीं की कि वे देख सके कि आखिर वह क्या चीज थी जो राक्षसों को अपनी ओर खींच रही थी। क्योंकि राक्षस बिना किसी कारण के ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, ये बात सबको पता थी। जब भी इस तरह की असामान्य सभाएं होती थीं, तो उसका कारण कोई खजाना होता था। संसार स्वयं आशीर्वाद, शक्ति के अंश, स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न संसाधन बिखेरता था, और जितना अधिक मूल्य होता था, जानवरों का उन्माद उतना ही बढ़ जाता था। इसीलिए बहुत से लोगों ने यह मान लिया था कि एवलॉन की गहराइयों में कोई अनमोल खजाना पनप रहा है, कुछ ऐसा जो दुर्लभ हो, शायद अभूतपूर्व भी। और इसी वजह से निराशा जुनून में बदल गई। प्रिसिला कई अन्य लोगों की तरह इसे पाने के लिए बेताब थी, लेकिन ज्ञान, साधना और रुतबे से लैस होने के बावजूद जब दर्जनों तीसरे दर्जे के राक्षसों ने रास्ता रोक रखा था, तो प्रिसिला भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। यह आत्महत्या के समान था। एक सर्वोच्च राज्य सेना भी बिखर जाती तो अकेले प्रिसिला का क्या होता। तो वे सब इंतजार करते रहे, वे देखते रहे और वे अटकलें लगाते रहे। पहला दिन राक्षसों की दहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं सुना गया।
दूसरा दिन और लंबा खींचा क्योंकि बाहरी इलाकों से मिली रिपोर्टों से पुष्टि हुई कि अधिकाधिक राक्षस अंदर की ओर आ रहे हैं। और फिर तीसरे दिन वह घटना घटित हुई। रात के समय जब तारे एवलोन के ऊपर ऊंचाई पर लटके होते थे तो ऐसा लगता था मानो आकाश स्वयं प्रतिक्रिया कर रहा हो। तारे और भी अधिक चमकने लगे, अस्वाभाविक रूप से मानो 100 आंखें देख रही हो। फिर प्रकाश की किरणें नीचे उतरी, पेड़ों की चोटियों पर फैलती हुई जंगल की गहराई में एक बिंदु पर आकर मिल गई। कुछ तो हो रहा था। अपनी सुविधाजनक स्थिति से प्रिसिला ने इसे महसूस किया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी उंगलियां बालकनी की रेलिंग पर कसकर जकड़ी हुई थीं और वह एवलोन की दिशा में घूर रही थी। तब उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा था, यह सिर्फ एक खजाना नहीं है, क्योंकि खजाने चाहे वे कितने भी मूल्यवान क्यों न हो, तारों को भी झुका नहीं सकते। बेशक यह भी संभव था कि जंगल में हलचल मचाने वाली कोई चीज वास्तव में प्रकृति का खजाना हो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। महज इसलिए कि उसने ऐसा कोई मामला नहीं देखा था, इसका मतलब यह नहीं था कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार जो संसाधन उसकी वर्तमान स्थिति के लिए कारगर थे, उनके भी उससे कहीं अधिक उन्नत स्तर के संसाधन मौजूद थे। इस विचार को सिरे से खारिज करना अज्ञानता ही होगी, लेकिन इस विचार से राजकुमारी को कोई राहत नहीं मिली। राज्य पहले से ही काफी उथल पुथल का सामना कर रहा था। वहां वह पौराणिक खंडहर था जिसकी रखवाली बूढ़ा राजा अभी भी कर रहा था। साम्राज्य का सूक्ष्म लेकिन निरंतर दबाव था और अन्य राज्यों की लालची निगाहें थीं जो इसकी खोज में हिस्सा चाहते थे। ये मामले ही इतने गंभीर थे कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। और फिर वहां एवलोन जंगल था। लगभग 2 सप्ताह पहले उसने महसूस किया था कि उससे कमजोर न होने वाले 5 प्राणी राज्य की सीमाओं के बहुत करीब भटक रहे थे। बस इसी बात ने उसे विचलित कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जंगल के अंदर उसकी अपेक्षा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली शक्तियां प्रकट हो रही थीं। यदि जिस चीज ने उन्हें आकर्षित किया वह वास्तव में प्रकृति का खजाना था और एक ऐसा खजाना जो शक्ति को बढ़ा सकता था, तो ये राज्य के लिए अच्छी खबर से बहुत दूर था। उनकी सीमाओं के इतने करीब एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का उदय होना कभी भी सौभाग्य की बात नहीं थी। एक शासक के लिए यह एक बुरे सपने जैसा था। प्रिसिला के होंठ हल्के से हिले, उसकी आवाज उसके कमरे के सन्नाटे में लगभग खो गई। क्या यही हमारे राज्य का संकट है? ये सोचकर वह कांप उठी। एवलोन में मची हलचल, उभरते साम्राज्य, रईसों के बीच फैली अशांति, इन सब बातों को देखकर उसका दिल भारी हो गया। तभी उसके पीछे की हवा में हलचल मच गई। कमरे में परछाई की एक लहर दौड़ गई जो काले वस्त्र में लिपटी एक घुटनों के बल बैठी आकृति की रूपरेखा में तब्दील हो गई। उनकी उपस्थिति में न तो दुर्भावना थी और न ही आश्चर्य। प्रिसिला ने उनके अंधेरे से बाहर आने से बहुत पहले ही उन्हें भांप लिया था, इसलिए बोलते समय उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी रहीं। यह क्या है? उस व्यक्ति ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसकी आवाज नर्म और सम्मानजनक थी। महामहिम, राजा की ओर से समाचार। ये सुनकर प्रिसिला आखिरकार मुड़ी। यहाँ राजा जाहिर तौर पर उसका बड़ा भाई था। अधिकांश लोग उन्हें उनके पद छोड़ने के इरादे के कारण बूढ़ा राजा कहते थे, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो जाता तब तक वे राजा बने रहे। आधिकारिक मामलों में, विशेषकर उनसे सीधे तौर पर जुड़े मामलों में, प्रजा कभी भी उनके बारे में अन्यथा बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। बोलना, उस आकृति के शब्द सावधानीपूर्वक निकले। राजा सफल हो गया है। पौराणिक खंडहर खुल गया है। एक पल के लिए प्रिसिला का संयम टूट गया और उसकी सांस अटक गई, लेकिन फिर उसने उसे दोबारा स्थिर करने की कोशिश की। उसके सीने में एक रोमांच सा उमड़ आया, लेकिन उसके बाद उमड़ी चिंताओं की बाढ़ ने उस रोमांच को तुरंत ही कम कर दिया। वह एक कदम आगे बढ़ी। संगमरमर के फर्श पर उसका गाउन सरसरा रहा था। आखिरकार, लेकिन ये जितना सौभाग्यपूर्ण है उतना ही खतरनाक भी है। उसके मुखबिर ने कुछ नहीं कहा। प्रिसिला के मन में विचारों का भंवर उमड़ रहा था। साम्राज्य, जो हमेशा सतर्क रहता था, हमेशा से यही कहता आया था कि राज्य अपने मामलों का शासन स्वयं करते हैं और साम्राज्य बिना किसी कारण के हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सिद्धांत प्रजा को शांत करने और उन्हें स्वायत्तता का एहसास दिलाने के लिए गढ़ा गया था। लेकिन वह इससे कहीं बेहतर जानती थी। क्या यह किसी महान हस्ती से उत्पन्न खजाने के लिए है? क्या यह उस व्यक्ति के विनाश के लिए है जिसने अपने स्तर को भी पार कर लिया था, जिसका अस्तित्व कभी साम्राज्य के सर्वोच्च प्राणियों के बराबर था? कोई भी सिद्धांत मान्य नहीं होगा। साम्राज्य के नियम थे, ये सच था, लेकिन नियमों को तोड़ा जा सकता था, खामियों का फायदा उठाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में कोई सम्राट, पूर्वजों की कोई परिषद, कोई शाही दरबार अवसर मिलते ही अपने पंजे फैलाने से नहीं हिचकिचाता। प्रिसिला ने धीरे से सांस छोड़ी और एक बार फिर जंगल की ओर देखते हुए बोली, एक पौराणिक खंडहर, मुझसे भी ऊपर एक सत्ता। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये राज्य उत्थान नहीं कर पाएगा, ये बिखर जाएगा। प्रिसिला ने संभावनाओं की कल्पना की। यदि भाग्य उनका साथ दे तो उनका साम्राज्य पहले से कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इस प्रकार के खजाने उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, शायद साम्राज्य और आसपास के राज्यों के सूक्ष्म दबाव को भी संतुलित कर सकते हैं। यह उन्हें सदियों तक अजेय शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना घटित हुई, अगर साम्राज्य ने यह निर्णय लिया कि यह खजाना एक छोटे राज्य के हाथों में छोड़ने के लिए बहुत मूल्यवान है, तो सब कुछ यही समाप्त हो सकता है। परछाई में डूबी आकृति घुटनों के बल बैठी रही। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। कुछ देर रुकने के बाद उसने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज में झिझक का भाव था, मानो अगले संदेश का बोझ उसकी जबान पर भारी पड़ रहा हो। हे महानुभाव, अभी और भी बहुत कुछ है। राजा ने कहा कि यह खंडहर कोई साधारण खंडहर नहीं है, ये एक प्रतिबंधित खंडहर है। प्रिसिला की भौहें तन गईं। वह सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज स्थिर लेकिन ठंडी थी। प्रतिबंधित? उस शख्स ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिबंधित खंडहर वे होते हैं जो प्रवेश करने वालों पर शर्तें लगाते हैं। ये शर्तें स्वयं खंडहर की इच्छा से लगाई जाती हैं। कुछ कमजोरों को रोकते हैं, कुछ विशेष वंश या प्रतिभा की मांग करते हैं।
लेकिन यह वाला उसके शब्द धीमे और सावधानी से रुके। यह उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाता है। केवल 40 वर्ष से कम आयु के या 40 वर्ष की आयु के अंतिम पड़ाव पर स्थित लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। वहां सन्नाटा छा गया। प्रिसिला के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। आयु प्रतिबंधित, उसने बुदबुदाते हुए कहा। इस तरह के खंडहर दुर्लभ थे। आमतौर पर इस तरह के खंडहर यह संकेत देते थे कि यह विरासत में मिली संपत्ति थी। प्रिसिला की निगाहें तेज हो गईं और उसका दिल बैठ गया। यदि यह वास्तव में विरासत के रूप में मिलने वाला खंडहर था, तो इसका मूल्य केवल संसाधन या खजाने तक सीमित नहीं था। यह एक विरासत थी। यह उस व्यक्ति का ज्ञान, शक्ति और शायद मार्ग भी था जो पहले ही पौराणिक स्तर तक पहुंच चुका था। एक ऐसा पद जो उससे भी ऊपर था। उसके होंठ पतले हो गए। एक विरासत, उद्धरण चिन्ह। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह बलवान थी, अपने राज्य में सबसे बलवानों में से एक, लेकिन फिर भी वह पौराणिक पद तक नहीं पहुंची थी। वह जानती थी कि उसकी वर्तमान शक्ति और उस एक कदम के बीच का फासला धरती और आकाश के बीच की दूरी जैसा था। वह सोच रही थी कि क्या ये खंडहर एक अवसर है या शायद यह एक विपत्ति है। शायद दोनों। परछाई में छिपे उस व्यक्ति ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया और लगातार बोलता रहा। संदेश के भारीपन के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। राजा ने कहा, अतीत में हम ऐसी जगह पर एकाधिकार करने का प्रयास कर सकते थे। शायद अगर किस्मत हमारा साथ देती तो हम सफल भी हो जाते। लेकिन अब वे रुके, एक गहरी सांस लेते हुए। अब ये संभव नहीं है। बहुत सी निगाहें पहले ही खंडहर की ओर मुड़ चुकी हैं। बहुत सी शक्तियां इससे अवगत हैं। अकेले इसके लिए संघर्ष करना अब न केवल कठिन है बल्कि असंभव है। प्रिसिला का जबड़ा कस गया। वह उन शब्दों में छिपी गंभीरता को महसूस कर सकती थी। वह कल्पना कर सकती थी कि उन शब्दों के पीछे उसके भाई की आवाज सुनाई दे रही है। यह आंकड़ा जारी रहा। राजा ने एक अलग रास्ता चुना है। उन्होंने दूसरों को एक हिस्सा देने का फैसला किया है। खंडहर में 50 स्लॉट हैं, लेकिन हर बार सक्रिय करने पर संसाधनों का अथाह भंडार खर्च हो जाता है। एक बार बंद होने के बाद इसे दोबारा खोलने पर और भी अधिक संसाधन खर्च होंगे। इसलिए इसे पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए दोबारा खोलना राज्य को कंगाल कर देगा। वह लालच के लिए विपत्ति का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसके बजाय उन्होंने आदेश दिया है कि हम इसे आपस में बांटें। उनके शब्दों से कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया। क्या साझा करना? जो कभी सिर्फ उनका था उसे दे देना। फिर भी प्रिसिला सुनती रही। विभाजन पहले ही तय हो चुका है। साम्राज्य को 7 स्थान दिए गए हैं। ये रियायत स्वयं हमारे राजा ने दी है। इन्हें अस्वीकार करने से केवल दबाव नहीं बल्कि युद्ध छिड़ जाता। हमारे राज्य के पास 10 स्थान रहेंगे। आसपास के राज्यों को 3-3 स्थान मिलेंगे। शेष स्थान ऐसे हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। प्रिसिला की भौहें तन गईं। बिक गया। उस व्यक्ति ने सिर झुकाया। जी हाँ, लाभ सुरक्षित करने के लिए, शायद समय खरीदने के लिए भी। महामहिम का मानना है कि इन शेष पदों को देकर हम शत्रुओं के बजाय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तर्क सही था, फिर भी प्रिसिला का स्वाभिमान डगमगा गया। सदियों से उनका राज्य इस भूमि का संरक्षक रहा था और अब परिस्थितियों के कारण वे उस चीज का सौदा करने के लिए मजबूर हो गए जो वास्तव में उनकी थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए। और उसका मेरे लिए आदेश। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अंततः अपनी आंखें उठाईं। उनमें एक हल्की सी, लगभग श्रद्धापूर्ण चमक थी। राजा ने आपको तैयारी करने का निर्देश दिया है। ये 50 पद हमारे सबसे बलवान युवाओं से भरे जाने चाहिए। वह चाहते हैं कि आप स्वयं चयन प्रक्रिया की देखरेख करें। उनके शब्द हैं, हमारे सबसे प्रतिभाशाली, सबसे साहसी, सबसे दृढ़ निश्चय युवाओं को इकट्ठा करो। यदि विनाश को साझा करना है तो राज्य का हिस्सा बाकी सभी से अधिक चमकीला होना चाहिए। प्रिसिला ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भाई का इरादा स्पष्ट था। भले ही वे उस खंडहर को पूरी तरह से हासिल न कर सके, लेकिन वे ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके राज्य को उसके केंद्र से सबसे बड़ा हिस्सा मिले। और यदि भाग्य ने उनका साथ दिया तो वे 10 चुने हुए युवक इतनी विरासत वापस ला सकते हैं जिससे राज्य का भाग्य बदल जाए। प्रिसिला ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें स्थिर हो गईं और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसकी निगाहों की चमक कुछ शांत होकर सटीक हो गई थी। क्या हम इस खंडहर के मालिक को जानते हैं? उसने पूछा। काले वस्त्रधारी आकृति ने थोड़ा हिलकर और अधिक गहराई से प्रणाम किया। हे महानुभाव, केवल कुछ टुकड़े ही मिले हैं। ये खंडहर किसी जादूगर का प्रतीत होता है, और सटीक कहें तो एक ऐसे जादूगर का जो पशुओं को बांधने और उनके साथ साझेदारी करने की कला का भी अभ्यास करता था। पशुओं को वश में करना। हाँ, आकृति ने उत्तर दिया। वापस माइकल के पास। कुछ समय लेकर खुद का मूल्यांकन करने के बाद माइकल अब अपने विकास के बारे में पहले की तुलना में कहीं अधिक समझ चुका था जब वह पहली बार जागा और उस भयानक संकट का सामना किया था। जैसा कि उन्हें आशंका थी, यह विकास अन्य विकासों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने वाला था। हालांकि उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि यह परिवर्तन इतना व्यापक होगा। अब माइकल पूरे भरोसे के साथ कह सकता था कि उसकी यह नई रेस सिस्टम द्वारा संभवतः एपिक ग्रेड की मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद उसे यह फिर से सोचने की जरूरत थी कि एपिक का मतलब क्या होता है। विकास के फलस्वरूप उसकी जाति उच्च मानव से वास्तविक मानव में परिवर्तित हो गई थी। देखने में तो उसकी शारीरिक क्षमता लगभग आधी प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में उसकी शक्ति दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई थी। जिस प्रकार उच्च मानव सामान्य मानव जाति से लगभग 2 गुना शक्तिशाली होता था, उसी प्रकार यह वास्तविक मानव रूप भी उच्च मानव से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। माइकल को अभी भी बारीकियां समझ नहीं आ रही थी। सच्चा इंसान शब्द उसे पारंपरिक अर्थों में किसी नस्ल जैसा नहीं लग रहा था। यह संदेह उन 2 उपाधियों से उपजा था जो उसे विकसित होने पर प्राप्त हुई थी। वास्तविक व्यक्ति। सारांश, ब्रह्मांड ने आपको एक सच्चे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है जिसने भ्रम से परे जाकर वास्तविकता के सार को छुआ है। एक सच्चा व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एकात्मता के एक कदम और करीब होता है।
प्रभाव, कानूनों के प्रति आपकी समझ गहरी हो गई है। सार्वभौमिक सिद्धांतों की अंतर्दृष्टि बढ़ी है, जिससे कानूनों को समझने में आने वाली बाधा 20% तक कम हो गई है। नश्वर देवता, सारांश, प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध एक नश्वर शरीर जो अभी तक दिव्य नहीं हुआ है, ने एक देवता के पात्र का रूप और लचीलापन धारण कर लिया है। यह उपाधि सीमाओं के प्रति आपके इस साहस को मान्यता देती है। प्रभाव, शारीरिक सहनशक्ति, जीवन शक्ति और पुनर्प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। आपका नश्वर शरीर एक छद्म दिव्य पात्र के रूप में कार्य करता है, जिससे नियम आधारित क्षति के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। इसे दौड़ कहने के बजाय माइकल को इसे चेक पॉइंट कहना अधिक उचित लगा, एक ऐसा चरण जहां मनुष्य एक निश्चित सीमा को पार करने के बाद अंततः पहुंचेंगे। उनकी नश्वर ईश्वर उपाधि इसी ओर इशारा करती प्रतीत होती थी, और उनकी सच्चे व्यक्ति उपाधि में सच्चा शब्द महज एक संयोग मात्र नहीं था। लेकिन अगर ऐसा था तो क्या इसका मतलब ये था कि वास्तव में सभी मनुष्य अपूर्ण थे? माइकल को लगा कि यह उसकी वर्तमान समझ से परे है। ज्ञान की कमी ही उसे निराश कर रही थी, लेकिन वह अपने विकास के साथ आए कई आश्चर्यों और शक्तियों को नकार नहीं सकता था। उसके शारीरिक कौशल को भी अगर अलग रख दें तो उसकी आत्मा की प्रबल शक्ति ही उसे भयभीत करने के लिए काफी थी। 2 हफ्ते पहले पदोन्नति के बाद उसके अनुबंध स्लॉट बढ़कर 250 हो गए थे। फिर कुछ दिन पहले परीक्षा क्षेत्र में दिए गए कार्यों को पूरा करने के बाद ये संख्या बढ़कर 300 हो गई, और अब केवल विकास के कारण ही माइकल को 200 और अनुबंध स्थान मिल गए थे। इसका मतलब यह था कि अब उनके पैनल में अविश्वसनीय रूप से 500 स्लॉट प्रदर्शित हो रहे थे। यह तो केवल वही था जिसे प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा में और भी गहरे सूक्ष्म सुधार हो रहे थे। इतनी बड़ी संख्या को देखकर माइकल के मन में यह सवाल उठा कि प्रति स्तर उसके अनुबंध स्लॉट में कितनी वृद्धि हुई होगी। हालांकि यह भी असाधारण होता, फिर भी उसने यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की कि यह प्रति स्तर 10 होगी। आखिरकार जब उसने पहली बार रैंक में उन्नति की थी तब सिस्टम ने उसे 10 अतिरिक्त स्लॉट दिए थे, लेकिन उच्च मानव के रूप में उसके विकास ने उस वरदान को सीधे उपहार के रूप में देने के बजाय उसके शरीर को शक्ति प्रदान करने में इस्तेमाल कर लिया था। दुर्भाग्यवश रैंक 2 में उनकी दूसरी पदोन्नति ने उन्हें कोई स्लॉट प्रदान नहीं किया, जिससे अब उनके पास तुलना करने का कोई आधार नहीं बचा है। क्या यह इसलिए था क्योंकि पहली पदोन्नति अनोखी थी, एक बार मिलने वाला इनाम, या फिर यह उसकी दूसरी पदोन्नति के स्वरूप के कारण था? क्या इससे प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के वितरण में कोई बदलाव आया? माइकल को पता नहीं था। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात निर्विवाद थी, अब उसके पास अनुबंध के लिए अभूतपूर्व संख्या में अवसर थे। भले ही वह प्रति स्तर वृद्धि की सटीक संख्या निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि ये बात अज्ञात थी कि अब उसे प्रति स्तर कितने एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे और सिस्टम उसे कितने मुफ्त पॉइंट्स आवंटित करेगा जिन्हें वह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चूंकि उसका स्तर पहले ही रैंक 2 के शिखर पर पहुंच चुका था, इसलिए इस रहस्य का समाधान उसके अगले पदोन्नति तक ही संभव हो पाया। फिलहाल तात्कालिक लाभ ही सबसे महत्वपूर्ण थे। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ साथ माइकल ने नए कौशल भी हासिल कर लिए थे। ये कौशल केवल बुद्धिमत्ता से जुड़े नहीं थे जैसा कि पहले अक्सर होता था। इस बार उसने शारीरिक शक्ति से जुड़े कौशल प्राप्त किए थे। वे 4 लोग थे: आयरन बॉडी, ओवरड्राइव, बर्स्ट स्टेप और फोर्टिफाई। उनमें आयरन बॉडी सबसे अलग थी। यह उसकी पुरानी आयरन स्किन स्किल से मिलती जुलती थी, लेकिन माइकल ने जैसे ही इसका अध्ययन किया उसे एहसास हुआ कि यह वही स्किल नहीं है। साथ ही आयरन स्किन उसकी स्किल बार से पूरी तरह गायब हो गई थी और उसकी जगह यह उन्नत संस्करण आ गया था। अंतर स्पष्ट था, जहां अधिकांश नई स्किल्स बुनियादी महारत से शुरू होती थी, वहीं आयरन बॉडी की महारत का प्रतिशत पहले से ही अन्य स्किल्स की तुलना में कहीं अधिक था। मानव सिस्टम ने उसकी पिछली प्रगति को पहचानकर उसी पर आधारित होकर इसे आगे बढ़ाया हो। ओवरड्राइव एक शक्ति केंद्रित क्षमता थी जो कुछ हद तक उन्माद की स्थिति से मिलती जुलती थी, लेकिन इसमें पागलपन, उन्माद या चिड़चिड़ापन जैसे दुष्प्रभाव नहीं थे। यह थोड़े समय के लिए शारीरिक शक्ति को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए ऊर्जा और सहन शक्ति का उपभोग करती थी। उन्माद के विपरीत ये कौशल अधिक नियंत्रित प्रतीत होता था। बर्स्ट स्टेप चपलता की श्रेणी में आता था। यह कोई निरंतर वृद्धि नहीं थी, बल्कि एक ही बार में होने वाली विस्फोटक गति थी। सिस्टम के विवरण से यह स्पष्ट था कि इसे पल भर में दूरी कम करने या बचने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें शक्ति को एक निर्णायक कदम में केंद्रित किया जाता था। फोर्टिफाई एक और रक्षात्मक कौशल था, लेकिन आयरन बॉडी के विपरीत इसमें काफी मात्रा में मानव ऊर्जा खर्च होती थी। ऊर्जा को बाहर की ओर प्रवाहित करके माइकल अपने शरीर की सतह को बल्कि एक पतली, कठोर परत से ढक सकता था। यह उसे आभा के एक कच्चे रूप की याद दिलाता था। फिर उनकी बुद्धिमत्ता विशेषता द्वारा प्रदत्त कौशल आए, मान कौशल। लेकिन इस बार एक अप्रत्याशित घटना हुई। पहले इस विशेषता के कारण उसे केवल गैर तत्वीय कौशल या अंधकार तत्व से जुड़े कौशल ही प्राप्त होते थे, जो उसकी प्रबल आत्मीयता का परिणाम था। लेकिन अब परिस्थितियां अलग थीं। माइकल को सौभाग्यवश 6 नए कौशल प्राप्त करने का अवसर मिला था। फिर भी जब उसने गौर से देखा तो वे कौशल उसे असामान्य लगे। ये 6 कौशल थे: विंड ब्लेड, फायरबॉल, वाटर वॉल, अर्थ स्पाइक, आइस ब्लेड और लाइफ ड्रेन। हाँ, माइकल के पास अब केवल अंधकार ही नहीं बल्कि कई तत्वों की शक्तियां थीं। यह पहली बार था जब उसने अपने पैनल में इतनी विविधता देखी थी, और यह दृश्य उसे तुरंत उस सूचना की याद दिलाता था जो उसे अपने विकास के बाद जागने पर मिली थी। दुनिया के प्रति आपकी आत्मीयता में काफी वृद्धि हुई है। दुनिया के प्रति आपकी आत्मीयता में काफी वृद्धि हुई है। पहले ये तत्वों के बारे में था, अब ये दुनिया के बारे में था। जाहिर है यह कोई साधारण बयान नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि अब मैं किसी भी तत्व का उपयोग कर सकता हूँ? यह एक बेहद दिलचस्प विचार था। एक जादूगर का कई तत्वों का उपयोग करना वाकई अजीब लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से जादू की प्रतिभा विरासत में मिली है।
किसी भी तत्व का उपयोग करने की क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय थी, फिर भी यह इस विकास से माइकल को मिला सबसे बड़ा लाभ नहीं था। वह सम्मान 2 उपाधियों और एक रहस्यमय उपहार से संबंधित था। उन्हें पहले भी उपाधियां मिल चुकी थीं, इसलिए अब वे उन्हें आश्चर्यचकित नहीं करती थीं। हालांकि वह उपहार नया था, इतना नया कि माइकल का शरीर उस पल उत्साह और सदमे से कांप उठा जब उसने पहली बार उस पर नजर डाली। सत्य की आंख। सारांश, दिव्य दृष्टि जो ब्रह्मांड द्वारा दैवीयता की स्वीकृति के रूप में प्रदान की जाती है। केवल वे प्राणी जिनमें दैवीयता का अंश होता है, चाहे वह उनके लोक, वंश या सार्वभौमिक मान्यता के माध्यम से हो, ऐसी दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। सत्य की आंख सभी छल को दूर करती है और अस्तित्व के सार को प्रकट करती है। प्रभाव, यह आपको छिपे हुए सत्यों को समझने, भ्रमों को भेदने और नियमों की अंतर्निहित संरचना की झलक पाने में सक्षम बनाता है। लंबे समय तक उपयोग करने से आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अन्य 2 नई उपाधियों की तरह ये भी सच्चा इंसान बनने से प्राप्त हुई प्रतीत होती थी, जिससे माइकल को और भी यकीन हो गया कि यह वास्तव में एक प्रकार का पड़ाव था। सत्य की आंख, माइकल ने बुदबुदाया। इसके विवरण पर एक नजर डालते ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण क्षमता नहीं थी। यह ऊर्जा पर नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा पर निर्भर थी। यही बात अपने आप में बहुत कुछ कह देती थी। इन दोनों शीर्षकों के साथ साथ एक पैटर्न उभरने लगा, उनमें से प्रत्येक में एक सामान्य सूत्र था, कानूनों से उनका संबंध। चूंकि रैंक 3 में आगे बढ़ने से रोकने वाली एकमात्र चीज कानून की उनकी समझ थी, इसलिए माइकल ने उनसे जुड़ी हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया। सत्य की आंख ने उन्हें नियमों की अंतर्निहित संरचना को समझने की क्षमता प्रदान की। सच्चा व्यक्ति की उपाधि ने उनकी धारणा को गहरा किया, सार्वभौमिक सिद्धांतों में उनकी अंतर्दृष्टि को बढ़ाया और कानूनों को समझने में आने वाली बाधा को 20% तक कम कर दिया। इसी बीच नश्वर देवता ने अपने शरीर को एक छद्म दिव्य पात्र में बदल दिया, जिससे उसे नियम आधारित क्षति के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हुई। माइकल को एहसास हुआ कि शायद यही उपाधि उसके लिए एक वास्तविक रैंक 3 प्राणी से मुकाबला करने का कारण बनी थी। उसका असामान्य शरीर, जिसमें उसकी बेहतर उपचार क्षमता भी शामिल है, भी इसी से जुड़ा होना चाहिए। उनके व्यक्तिगत कार्यों के बावजूद या शायद उन्हीं कार्यों के कारण ये तीनों स्पष्ट रूप से नियमों से जुड़े हुए थे। इनमें से सच्चा व्यक्ति, उपाधि और सत्य की आंख वे प्रमुख कुंजियां थीं जो उन्हें सही समझ प्राप्त करने में सहायता कर सकती थीं। माइकल कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर उसने अपने स्टोर रूम में हाथ डालकर एक लॉ सीड निकाला। यह उसने संयोगवश चुना था। सभी लॉ सीड्स एक समान दिखते थे, पारदर्शी, आंसू की बूंद के आकार के क्रिस्टल जो कांच की तरह गहरे रंग के थे, जिनके अंदर अनगिनत छोटी छोटी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके हाथ में जो वस्तु थी वह हल्की नीली चमक से जगमगा रही थी और छूने पर ठंडी महसूस हो रही थी। कुछ देर इसका अध्ययन करने के बाद माइकल ने सत्य की आंख को सक्रिय कर दिया। दुनिया बदल गई। सत्य की आंख के सक्रिय होते ही उसके आसपास का परिचित वातावरण लहरों की तरह हिल उठा। रंग उलट गए और प्रकाश जटिल आकृतियों में विलीन हो गया। उसकी नजर में हर चीज धागों से बुनी हुई प्रतीत हुई, अस्तित्व के नाजुक तंतु एक के ऊपर एक बिछे हुए। लेकिन उसकी हथेली में मौजूद लॉ सीड के आसपास का बदलाव कहीं अधिक गहरा था। ठंडी कांच जैसी आंसू की बूंद उसकी दृष्टि में फैलती गई। उसकी निगाहें मानो भीतर की ओर खींची चली गईं, मानो उसकी सतह के पार खींची चली जा रही हो। फिर एक खामोश खिंचाव के साथ माइकल की अनुभूति बीज में समा गई। ऐसा लगा मानो किसी छोटे से मायावी अंतरिक्ष में कदम रख दिया हो, फिर भी यह स्थान अपने आकार से कहीं अधिक विशाल था। चारों ओर अनगिनत प्रकाश बिंदु एक अनंत शून्य में लटके हुए थे। वे धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे, प्रत्येक बिंदु अपने आकार से कहीं अधिक भार और उपस्थिति लिए हुए था। जब वह किसी एक छोटे से कण पर ध्यान केंद्रित करता था तो ऐसा लगता था मानो वह रेत के एक कण में सिमटे हुए सागर के सामने खड़ा हो। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। पूरी तरह से नहीं, फिर भी उसे समझ आ रहा था। यह विरोधाभास उसे पागल कर रहा था। उसका दिमाग बिना भाषा के ही अर्थ के कुछ अंशों को समझ पा रहा था। समय बीतता चला गया, पल बीत गए या घंटे, उसे पता नहीं चल पाया। अंततः अंतर्दृष्टि की एक झलक से उसने पैटर्न को पहचानना शुरू किया। अनगिनत कणों के बीच एक लय उभरी, एक प्रवाह जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। ठंडा, तरल, निरंतर गतिमान। प्रकाश की धाराएं आपस में जुड़ गईं, ब्रह्मपूर्ण स्थान में लहरें बनाती गईं और माइकल ने अपने सीने में जकड़न महसूस की। ये पानी है। उसे अचानक यह एहसास हुआ। ये बीज, वास्तविकता का यह अंश जल तत्व से जुड़ा हुआ था। न केवल वह जल जिसे वह कुशलता से उत्पन्न कर सकता था, बल्कि स्वयं यह अवधारणा ही उससे जुड़ी हुई थी। उसके चारों ओर की रोशनी बदल गई। धाराएं मिलकर नदियां बन गईं, जो मायावी अंतरिक्ष में अनंत रूप से बहती रहीं। जब उसने उनका पीछा किया तो वे रुकी नहीं, वे समुद्रों में, फिर महासागरों में विलीन हो गईं। प्रत्येक महासागर पिछले वाले से कहीं अधिक विशाल था। जल गति है। यह अनुकूलन करता है, झुकता है, मुड़ता है। जहां आग जलाकर भस्म कर देती है, वहीं जल बहता रहता है। प्रतिरोध का सामना करने पर यह टूटता नहीं, बल्कि उसके चारों ओर से रास्ता खोज लेता है। तारांकन। नदियों का बहाव फिर बदल गया और उसने देखा कि अंतहीन खेतों में बारिश हो रही है, जो धरती में समा रही है। पौधे अंकुरित हुए, हरे भरे और मजबूत होते गए। नदियां गांवों, शहरों और उन सभ्यताओं को जीवन प्रदान करती हैं जो उनके किनारों पर फली फूली थीं। जल ही जीवन है। ये पोषण देता है, ये ठीक करता है। इसके बिना कुछ भी टिक नहीं सकता। तारांकन। फिर दृश्य बदल गया। नदियां उफान पर आ गईं और जमीन डूब गई। महासागर उग्र हो उठे, लहरें पहाड़ों से भी ऊंची उठ गईं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से टकरा गईं। जहाज चकनाचूर हो गए, शहर ढह गए और पत्थर भी रेत में बदल गए। जल विनाश का कारण है। देखने में भले ही जल शांत लगे, लेकिन उसका धैर्य उसे भयानक बना देता है। आग जिसे पल भर में भस्म कर सकती है, जल सदियों तक उसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि कठोरतम पर्वत भी उसकी निरंतर शक्ति के आगे झुक जाता है।
जीवनदायी प्रवाह का यही दूसरा पहलू है, अथक अपर्दन, अदम्य शक्ति। तारांकन। रोशनी मंद पड़ गई और एक बार फिर उसका स्वरूप बदल गया। उसने चांदनी में शांत झीलों के प्रतिबिंब देखे, जिनकी सतहें शांत थीं और जिनमें असीम गहराई छिपी हुई थी। पानी गहराई है, इसकी बाहरी बनावट भ्रामक हो सकती है, लेकिन इसके भीतर छिपी हुई शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है। इसकी स्थिरता कमजोरी नहीं है। जैसे जैसे ये दृश्य बढ़ते गए, उसे एक और बात का एहसास हुआ। जल परिवर्तन का प्रतीक है। बर्फ की तरह ठोस, तरल की तरह तरल, वाष्प की तरह अछूत, यह अपने स्वरूप को बदले बिना कभी नहीं बदलता। तारांकन। माइकल का दिमाग समझ की दहलीज पर कांप रहा था और हर बार जब वह उस दहलीज को छूता तो और भी चिंगारियां भड़क उठती। धीरे धीरे ज्ञान उसके भीतर समाहित होता चला गया। माइकल को इस बात का पता नहीं था कि उनका पैनल प्रतिक्रिया दे रहा था। कौशल उन्नति, जल दीवार मध्यवर्ती निपुणता। कौशल उन्नति, जल दीवार उन्नत निपुणता। सूचनाएं अदृश्य रूप से झिलमिला रही थीं, सत्य की आंख के प्रभाव में उसकी कुशलता भयावह गति से बढ़ रही थी। फिर प्रगति रुक गई, मानो सिस्टम को गति पकड़ने में समय लग रहा हो। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर नए पैनल दिखाई दिए। नई कौशल प्राप्त हुई, जल ब्लेड। नया कौशल प्राप्त हुआ, एक्वा बाइंड। कुछ समय बाद वे दृश्य धुंधले पड़ गए। माइकल ने खुद को बिल्कुल स्थिर बैठा पाया। लॉ सीड एक बार फिर उसकी हथेली में ठंडा और शांत पड़ा हुआ था। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन जो कुछ उसने अभी अभी देखा था उसके बोझ से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार उन्हें ऐसा लगा मानो कानूनों की अवधारणा को हमेशा से ढके रखने वाला कोहरा छट गया हो। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना जरूर कि उन्हें स्पष्टता मिल गई हो। यदि पहले उसके विचार महज अटकलें, अवलोकन से एकत्रित अंश या युद्ध में प्राप्त संकेत मात्र थे, तो अब उसके पास कुछ वास्तविक था। एक सत्य। उसके हाथ में जो बीज था वह जल तत्व का था। इतना तो वह जानता था। इससे भी बढ़कर वह इसका असली अर्थ समझता था। ये जल की दीवार खड़ी करने या शत्रु पर प्रहार करने के लिए जल की तलवार चलाने के बारे में नहीं था। ये तो केवल दिखावटी क्रियाएं थीं। बीज ने उसे जो दिखाया था वह कहीं अधिक गहरा था। इससे यह बात सामने आई कि नियम, क्षमताएं नहीं थे। वे अवधारणाएं थीं जिन पर स्वयं ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। कानून सीखने की चीज नहीं थी, बल्कि पहचानने की चीज थी। उस पहचान में ही व्यक्ति अस्तित्व की बुनियाद को छू लेता था। जल मात्र तरल पदार्थ से कहीं अधिक था। ये गति, जीवन, विनाश, गहराई और परिवर्तन का प्रतीक था। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसने नदियों को आकार दिया, घाटियों को गढ़ा, सभ्यताओं को पोषित किया, उन्हें नष्ट किया, शांति के नीचे शक्ति को छिपाया और निरंतर विभिन्न रूपों में रूपांतरित होता रहा। बीज ने उसे यही सार प्रकट किया था। माइकल की उंगलियां उस पर कस गईं और एक लंबी सांस के साथ उसकी छाती फूल गई। तो यही वास्तव में कानून है। ये शब्द उसकी जुबान पर अजीब से लग रहे थे, मानो उन्हें कहने से यह एहसास और भी पुख्ता हो गया हो, उसकी आत्मा में और गहराई से अंकित हो गया हो। उसका ध्यान पदोन्नति की ओर मुड़ गया। उसे हमेशा से ही स्पष्ट रूप से यह पता था कि रैंक 3 तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे इसका कारण समझ आ गया था। दूसरे दर्जे से ऊपर उठने के लिए, जिसे अब वह कमोबेश नश्वर अवस्था कह सकता था, संचय से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। किसी को पहले स्वयं संसार के एक सत्य को समझना होता था, फिर उसे अपनी समझ में इस प्रकार समाहित करना होता था कि ब्रह्मांड भी उसे स्वीकार कर ले। प्रतिध्वनि की उस क्रिया ने ही एक प्राणी को सीमा पार खींच लिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि तीसरे दर्जे के राक्षस इतनी प्रभावशाली उपस्थिति क्यों बिखेरते हैं। वे केवल शक्तिशाली प्राणी ही नहीं थे, बल्कि किसी सत्य के साक्षात स्वरूप थे। उनका अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होता था और ब्रह्मांड ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। माइकल ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अपनी सारी ताकत और अपने सारे विकास के बावजूद उसके सामने का रास्ता उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। अगले पद तक पहुंचने के लिए उसे स्वयं दुनिया का सामना करना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि उसने भी इसके रहस्यों में से एक को समझ लिया है। यह विचार मन को विनम्र कर देने वाला था, फिर भी इसने उसे एक अजीब से उत्साह से भर दिया। क्योंकि पहली बार रास्ता अब धुंधला नहीं था। ये कठिन जरूर था, लेकिन दिखाई दे रहा था। जब माइकल अपनी हथेली में मंद मंद चमकते हुए लॉसीड को घूर रहा था, तो उसके मन में एक विचार आया। इससे उसे जो अंतर्दृष्टि मिली थी वह गहन थी, लेकिन सबसे अधिक जो बात उसके मन में बसी रही वह थी इसके पीछे छिपा हुआ मौन प्रलोभन। इस बीज के माध्यम से उसे एहसास हुआ कि एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो उसने अभी अभी देखा था उससे कहीं अधिक आसान प्रतीत होता है। यदि कोई नियम अस्तित्व का आधार है, तो ये बीज सार्वभौमिक सत्य के संघनित अंश, उधार लिए गए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। एक बीज के साथ तालमेल बिठाकर, उसमें पहले से समाहित सत्य के अनुरूप खुद को ढालकर वह सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच सकता था। यह एहसास होते ही उसकी सांसें थम गईं। यह तरीका उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सरल था। दूसरों की नींव का उपयोग करें, पहले से बने रास्ते से प्रेरणा लें, दूसरों द्वारा उजागर किए गए सत्यों के कंधों पर खड़े हों। उसके हाथ में एक बीज था और उसे ऐसा लग रहा था मानो तीसरे रैंक का दरवाजा उसकी पहुंच में आ गया हो। लेकिन जैसे ही यह विचार मन में आया, माइकल को अपने भीतर एक सहज प्रतिरोध का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा तक कांप उठी। वह इस आकर्षण को समझता था, शक्ति, उन्नति, बिना अंधेरे में भटकने की प्रगति। लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज गूंज रही थी कि ऐसा कदम उठाना कभी भी उचित नहीं होगा। किसी दूसरे के मार्ग का अनुसरण करना अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक था। पहली बात तो यह है कि अगर वह रास्ता अपनाया भी जा सकता, तो भी वह इतना आसान नहीं हो सकता था। भले ही बीज ने उसे पानी की प्रकृति की एक झलक दिखा दी हो, क्या वह सचमुच यह मान सकता था कि ब्रह्मांड ऐसी नकल को उसकी सच्चाई के रूप में स्वीकार करेगा? शायद ऐसा हो सकता है। शायद कई लोग पहले ही यह रास्ता अपना चुके हों, लेकिन उनके लिए यह उपहार से ज्यादा एक जंजीर जैसा महसूस हुआ। दूसरे, यह उसका मार्ग नहीं था।
जल का बीज उस जानवर का था जिसे उसके मरे हुए साथियों ने मार डाला था, उसका सत्य उसके अपने जीवन, उसके अपने सार द्वारा गढ़ा गया था। उस पर स्वयं को ढालना, किसी और के अस्तित्व को अपने से श्रेष्ठ मानना होगा, अपने भविष्य को उनकी नींव से बांधना होगा। और तीसरा, हालांकि यह सबसे अमूर्त था, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण था, पूर्णता केवल उसी में पाई जा सकती थी जिसे वह स्वयं के लिए पहचानता था। उधार ली गई सच्चाइयां उसे दूर तक ले जा सकती हैं, लेकिन वे कभी भी त्रुटिहीन नहीं होंगी। दरारें बनी रहेंगी, आपदा से पहले अदृश्य रहेंगी, केवल वही नियम पूर्ण होगा जिसे उसने अपनी आत्मा से समझा हो। माइकल चुपचाप बैठा, इस विचार पर मनन कर रहा था। उसकी अंतरात्मा इस विचार को नकार रही थी, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं था कि अपने इस विचार को पूर्ण सत्य मान ले। शायद उनका ये संदेह गलत था कि दूसरे के नियमों का पालन करना हीन है। शायद ऐसा करने वाले लोग भी उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, शायद उससे भी कहीं अधिक, जितनी ऊंचाइयों तक वे लोग पहुंच सकते हैं जो अकेले ही संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपना पहले का विचार याद आया कि कोई भी शक्ति वास्तव में बेकार नहीं होती, उसका मूल्य इस बात में निहित होता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। क्या नियम भी ऐसे ही नहीं हो सकते? यदि कोई दूसरे के सत्य को अपनाकर उसे नया रूप दे, उसे तब तक संवारा जब तक वह छाया मात्र न रहकर स्वयं का एक शक्तिशाली हथियार न बन जाए, तो क्या वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किसी भी नियम के बराबर शक्ति नहीं बन सकता? संभावना तो थी ही, वह इसे नकार नहीं सकता था, लेकिन फिर भी बेचैनी बनी रही। माइकल की निगाहें एक बार फिर बीज पर टिक गईं। उसकी कोमल नीली रोशनी एक बूंद की तरह टिमटिमा रही थी, मानो गिरने ही वाली हो, संभावनाओं से भरी हुई। इसके साथ ही रैंक 3 उसकी पहुंच में था। फिर भी उसकी उंगलियां उस पर इतनी कस गईं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। नहीं, उसने धीरे से खुद से कहा। माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे सांस ली, जिससे उसके दिल की बेचैन धड़कन स्थिर हो गई। उत्पत्ति की भूमि में माइकल द्वारा लॉ सीड का उपयोग करने से पहले उसने अपने मरे हुए सैनिकों से उन राक्षसों के शवों को वापस घसीटवाया था जो शून्य में गिर गए थे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लाशों के साथ साथ लूट का सामान भी मिलेगा। स्पिरिट क्रिस्टल, ये सभी रैंक 3 के राक्षसों से प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर 9 थे, शायद दयनीय रूप से कम, लेकिन इतना कम भी नहीं, ये देखते हुए कि इतनी संख्या प्राप्त करने के लिए लगभग 50 राक्षसों ने भाग लिया था। माइकल को यह जानने की उत्सुकता थी कि नया खजाना कब सामने आएगा। माइकल ने क्रिस्टलों को परिष्कृत करने में जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय उसने उन्हें बाद में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लिया। अपने सामने पड़े शवों के ढेर में से उसने उन शवों को अलग कर दिया जिनके अवशेष इतने क्षत विक्षत थे कि वे किसी काम के नहीं थे, जब तक कि वह उन्हें फिर से आकार देने का विकल्प न चुने, और जो शव सही सलामत थे उन्हें अलग रख दिया। माइकल की योजना सरल थी, वह ये देखना चाहता था कि क्या वह रैंक 2 के जादूगर के रूप में रैंक 3 के राक्षस को पुनर्जीवित कर सकता है। सामान्यतया बहुत कम जादूगर इस तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन माइकल कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसके लिए पद मात्र विभाजन का एक मापक था, कोई पूर्ण बाधा नहीं। अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर वह आश्वस्त था कि वह औसत रैंक 3 नेक्रोमेंसर से कमजोर नहीं था। उसके पास बस पद और कानून का अभाव था। उनके मन में असफलता का कोई कारण नहीं था, लेकिन जैसा उसने सोचा था उसके विपरीत ये प्रयास असफल होने की कगार तक भी नहीं पहुंचा। ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो गई, लेकिन समस्या न तो उससे थी और न ही उसकी अमरता को पुनर्जीवित करने की क्षमता से। असली समस्या तो लाशों में ही थी। किसी राक्षस को अमर बनाने के लिए एक जादूगर को 2 चीजों की जरूरत होती थी, उसकी अपनी आत्मा का एक अंश और उस मृत प्राणी की बची हुई आत्मा। इस बंधन के द्वारा जीवन को मृत्यु में धकेल दिया जाता था और एक नया अनुबंध बनता था। लेकिन जब माइकल ने इन शरीरों में मौजूद आत्माओं को खोजने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं मिला। वे लाशें खोखली खोखली संरचनाएं थीं। कैसे? उसका असमंजस क्षण भर के लिए ही रहा, फिर उत्तर स्पष्ट हो गया। राजकुमार की आत्मा की कठपुतलियां कहीं से प्रकट नहीं हुई थी, उनका मूल इन्हीं राक्षसी आत्माओं से था। राजकुमार ने उन सभी को अपने वश में कर लिया था और पीछे केवल निर्जीव शरीर ही छोड़े थे। माइकल को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह जल्दी ही दूर हो गई। भले ही वह रैंक 3 के राक्षसों को जीवित करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसने उनमें से बहुतों को पुनर्जीवित करने की योजना कभी नहीं बनाई थी, कम से कम अभी नहीं। कारण सीधा साधा था, प्रतिक्रिया। यदि उसके मरे हुए प्राणियों की शुरुआत रैंक 3 से होती तो उसे रैंक 2 के प्राणियों को रैंक 3 में धकेलने से मिलने वाली विकास प्रतिक्रिया का नुकसान होता। वह प्रतिक्रिया अमूल्य थी और माइकल का उसे व्यर्थ जाने का कोई इरादा नहीं था। जब उन्नति से सार्थक लाभ मिलना बंद हो जाता, तभी वह उस रणनीति को त्याग देता और शुरू से ही तीसरे दर्जे के मरे हुओं को पालना शुरू कर देता। और उन्हें विश्वास था कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। उसकी नई नस्ल ने उसके कौशल को इतना अधिक बढ़ा दिया था कि फीडबैक के माध्यम से उन्हें बढ़ाना अंततः एक सीमा तक ही सीमित रह जाता। माइकल को संदेह था कि रैंक 2 से 3 तक उन्नति के लिए उसे 50 से अधिक फीडबैक नहीं मिल पाएंगे, इससे पहले कि लाभ नगण्य हो जाए। उस समय केवल तभी वह रैंक 3 पर मौजूद मरे हुओं को पुनर्जीवित करना शुरू करेगा। फिलहाल राजकुमार द्वारा जिन शवों से रक्त निकाला गया था वे न तो उसके लिए और न ही किसी अन्य जादूगर के लिए बेकार थे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुनाफे के लिए बेचा जा सकता था। इसका मतलब यह था कि फिलहाल केवल 3 राक्षसों को ही मरे हुओं के रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता था, और संयोगवश ये तीनों ही पूरे समूह में सबसे शक्तिशाली थे। माइकल अभी यह सोच ही रहा था कि किससे शुरुआत करे, तभी ठीक उसी क्षण भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत के भीतर स्थित उसका मूल शरीर कानूनों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कानून के बीज का उपयोग करने लगा। उसने सोचा था कि वह अपना ध्यान दोनों शरीरों पर केंद्रित रख पाएगा, लेकिन यह उम्मीद से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ। अपने मृत साथियों को सतर्क रहने का निर्देश देने के बाद माइकल फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया और अपना अधिकांश ध्यान अपने असली शरीर पर केंद्रित कर लिया, जिससे वे दोनों मिलकर लॉ सीड के रहस्यों को समझ सकें।
मूल शरीर के विराम लेने के बाद ही उत्पत्ति भूमि में स्थित माइकल के शरीर ने एक बार फिर स्वतंत्र रूप से अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्राप्त की। जब माइकल और उसका असली शरीर अंततः लॉस्ट सीड के मायाजाल की गहराई से बाहर निकले तो दोनों खामोशी से कांपते रह गए। नदियों, तूफानों, बाढ़ों और महासागरों के दृश्य उनके मन में लहरों के टकराने की तरह गूंज रहे थे। काफी देर तक वे बस शांत बैठे रहे, उस विशाल सत्य को पूरी तरह समझने के बाद अपनी आत्मा को स्थिर करने की कोशिश करते रहे। तब जाकर उनकी निगाहें आखिरकार उन चमकते पैनलों की श्रृंखला पर पड़ी जिन्हें वे अनदेखा छोड़कर चले गए थे। कौशल उन्नति, जल दीवार मध्यवर्ती निपुणता। कौशल उन्नति, जल दीवार उन्नत निपुणता। माइकल ने पलकें झपकाईं। ये छलांग ही चौंकाने वाली होती, लेकिन सूचनाएं यही नहीं रुकी। नई कौशल प्राप्त हुई, जल ब्लेड। नया कौशल प्राप्त हुआ, एक्वा बाइंड। नया कौशल प्राप्त हुआ, फ्रॉस्ट शॉर्ड्स। नया कौशल प्राप्त हुआ, बर्फ का कवच। नया कौशल प्राप्त हुआ, बर्फ की गेंद। नया कौशल प्राप्त हुआ, फ्रोजन लांस। 6 नए कौशल। ये सभी प्रश्न जल या बर्फ से संबंधित हैं, और इनमें से कोई भी प्रश्न बुनियादी स्तर का नहीं है। हर प्रश्न में कम से कम मध्यवर्ती स्तर की दक्षता पहले से ही मौजूद है। अविश्वास से माइकल के होंठ खुल गए। तो यह, उसने फुसफुसाते हुए कहा। माइकल के मन में अपने सच्चे व्यक्ति की उपाधि और सत्य की दृष्टि नामक उपहार के प्रभाव की याद आ गई। जब इस बारे में सोचा गया तो इन दोनों ने उसे समझने के मामले में एक फायदा दिया। सत्य की आंख ने उसे जल के सार की झलक दिखाई थी और उसने उसी समझ पर आधारित कौशल विकसित करने में कामयाबी हासिल की थी। माइकल ने सरसरी तौर पर विवरणों को पढ़ा। वाटर ब्लेड जल के सार को संघनित करके एक तीक्ष्ण धार बनाता है। एक्वा बाइंड तरल श्रृंखलाओं को संघनित करता है जो लक्ष्य को रोकने के लिए बर्फ में परिवर्तित हो सकती है। फ्रॉस्ट शॉर्ड्स ठंडे जलवाष्प को क्रिस्टलीय प्रक्षेपों में संघनित करता है। बर्फ का कवच शरीर पर जमी हुई बर्फ की एक परत बना देता है, जिससे नुकसान कम हो जाता है। आइस बॉल पानी को संघनित करके बर्फ का एक ठोस गोला बनाता है और उसे लक्ष्य पर फेंकता है। इसके प्रभाव से तीक्ष्ण बल के साथ साथ जमा देने वाली ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जिससे दुश्मन की गति धीमी हो जाती है या वह स्थिर हो जाता है। फ्रोजन लांस पानी को केंद्रित करके बर्फ का एक भाला बनाता है जो सुरक्षा घेरे को भेदने में सक्षम होता है। माइकल ने अपनी मुट्ठी भींची और दूसरे पैनल के बारे में सोचने लगा। दुनिया के प्रति आपकी आत्मीयता में काफी वृद्धि हुई है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब लगभग एक सच्चा जीनियस बन गया हूं? माइकल ने धीरे से कहा। माइकल ने इस तथ्य को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया कि अगर ऐसा था भी तो उसने इसे धोखाधड़ी से हासिल किया था। इस विकास ने वास्तव में उन्हें बहुत कुछ दिलाया था। तभी माइकल को एक आखिरी बात याद आई जिसके बारे में वह उत्सुक था। उनकी प्रतिभा। यह विकास उनके पिछले विकासों से अलग था, जहां उनकी प्रतिभा का साक्षात स्वरूप भी कभी बाहर प्रकट नहीं हुआ था। इस बदलाव ने माइकल को सुपर फोरम पर पड़ी हुई किसी बात की याद दिला दी। प्रतिभा उत्परिवर्तन। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई भाग्यशाली हो तो रैंक 3 में पदोन्नति के दौरान उसकी प्रतिभा में परिवर्तन हो सकता है और वह मजबूत हो सकती है। ये घटना इतनी आम थी कि जब ऐसा नहीं होता था तो लोग इसे सामान्य परिणाम मानने के बजाय अक्सर इसे केवल दुर्भाग्य ही समझते थे। माइकल को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या इस विकास ने समय से पहले ही उनकी प्रतिभा को मजबूत कर दिया था? उसे पता नहीं था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में उम्मीद जगा दी। स्वयं को दृढ़ संकल्पित करते हुए माइकल का शरीर विस्मृत के क्षतिग्रस्त ताबूत के भीतर उसकी आत्मा के स्थान तक पहुंच गया। पहली नजर में सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। उसका भाला और कड़ाही उसकी प्रतिभा के आत्मा प्रतिनिधित्व शून्य में तैर रहे थे। कड़ाही की सतह में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसकी इंद्रियों ने इसे छुआ उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ तो अलग था। सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उसने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जो उसने पहले कभी कड़ाही के साथ नहीं किया था। कुछ ऐसा जो वह केवल अपने भले और ताबूत के साथ ही कर पाया था। उसने इसे बाहर निकालने की कोशिश की और उसने उत्तर दिया। उसके भीतर का बर्तन हिलने लगा, उसकी आत्मा में हलचल मच गई। फिर अचानक वह अपनी जगह से अलग होकर बाहर निकल आया। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। यह सचमुच बाहर आ गया। हालांकि एक अंतर था। उसके भाले या ताबूत के विपरीत, जो हमेशा ठोस मूर्त वस्तुओं के रूप में प्रकट होते थे, ये कड़ाही अलग थी। ये वास्तविक प्रतीत होती थी। इसकी सतह हल्की चमक रही थी। इसका शरीर विशाल और प्रभावशाली था, लेकिन माइकल एक ही नजर में समझ गया कि यह पूरी तरह से भौतिक नहीं थी। यह एक मायावी रूप था, उनकी प्रतिभा का साकार रूप। फिर भी इस धुंधली मायावी अवस्था में भी जैसे ही कड़ाही प्रकट हुई, माइकल के दिमाग में सूचनाओं की एक धारा प्रवाहित हुई। यह कोई आवाज नहीं थी, न ही कोई पाठ। यह सहज ज्ञान था। उसकी प्रतिभा उसे फुसफुसाकर बता रही थी कि क्या बदल गया है। अब कड़ाही खाना खा सकती थी। वह शब्द उसके दिमाग में इतनी दृढ़ता से बैठा कि वह जम गया। खाना, निगल जाना। यह स्पष्ट विचार महत्वपूर्ण तो था, लेकिन इसमें कोई स्पष्टता नहीं थी। इसे बढ़ावा दो और यह सब कुछ खा जाएगा। किस उद्देश्य से, माइकल बता नहीं सकता था, लेकिन उसे सहज रूप से पता था कि यह कोई साधारण बात नहीं होगी। फिर भी तुरंत एक समस्या खड़ी हो गई। अगर यह खा सकता है तो मैं इसे क्या खिलाऊंगा? यह सवाल तब तक बना रहा जब तक कि उसके होश के कोने में एक और विचार नहीं आया। उत्पत्ति की भूमि में उसका शरीर हिल उठा। उसकी आंखें बगल में पड़े शवों के ढेर की ओर सिकुड़ गईं। उनमें से अधिकांश बेकार खोखले शरीर थे, जिनकी आत्माएं राजकुमार द्वारा बहुत पहले छीन ली गई थी। अन्य जादूगरों के लिए वे बेकार थे, लेकिन शायद माइकल ने जल्दी से उनमें से एक को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। ताबूतों की दुनिया के अंदर उसने अपना हाथ उसी भंडार में डाला और शव को बाहर खींच लिया। जोरदार आवाज के साथ शरीर उसके बगल में गिरा, मृत्यु के बाद भी विशाल और विकराल। जैसे ही शव प्रकट हुआ, कड़ाही कांप उठी। मायावी सतह थरथरा उठी और प्रकाश की हल्की हल्की लहरें उसके शरीर पर दौड़ने लगी।
यह ऐसा था मानो कोई भूखा जानवर भोजन की गंध सूंघ रहा हो। माइकल की सांसें तेज हो गईं। तो बात यह है, इसे यही चाहिए। अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते उसने विरोध नहीं किया। उसने कड़ाही को अपना काम करने दिया। अचानक कड़ाही के मायावी किनारे से प्रकाश फूट पड़ा। चमक की किरणें बाहर की ओर फैल गईं और शव के चारों ओर लिपट गईं। शरीर जमीन से ऐसे उठा मानो भारहीन हो और कड़ाही की ओर तैरते हुए धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। इंच इंच करके वह सिकुड़ता गया, उसका विशाल ढांचा अपने आप में सिमटता चला गया, यहां तक कि वह मूर्ति से भी छोटा रह गया। फिर एक आखिरी झटके के साथ वह कड़ाही की छाया में विलीन हो गया। बूम! माइकल की आत्मा में एक धीमी सी कंपन गूंज उठी। कड़ाही से एक गहरी गूंज निकल रही थी, उसकी सतह हल्की हल्की चमक रही थी मानो उसके अंदर कुछ प्रज्वलित हो गया हो। प्रकाश की लहरें उसके शरीर पर फैल रही थी, उसे क्षणभंगुर आकृतियों से रंग रही थी। माइकल की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तो ये सचमुच हो सकता है? उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने उसे सत्य की आंख का उपयोग करने के लिए उकसाया। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसकी निगाहें तेज हो गईं। जैसे ही उसने वरदान को सक्रिय किया, उसकी आंखों में आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। दुनिया धागों में बदल गई, भ्रम दूर हो गए। और फिर भी जब उसने कड़ाही की ओर देखा तो उसे केवल कोहरा ही दिखाई दिया। घना अभेद्य कोहरा। सत्य की आंख, जिसने कानून की संरचना को ही ध्वस्त कर दिया था, ने यहाँ कुछ भी प्रकट नहीं किया। माइकल का दिल जोर से धड़क रहा था। बस यही बात सब कुछ बयां कर रही थी। अगर सत्य की आंख भी इसके अंदरूनी कामकाज को भेद नहीं सकती, तो इस कड़ाही का विकास असाधारण था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कड़ाही उसकी प्रतिभा थी, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसमें कोई बदलाव आया था तो उस बदलाव पर उसका ही अधिकार था। फिर भी उसे और अधिक जानने की आवश्यकता थी। इसी क्षण अचानक उसके सामने कई पैनल दिखाई दिए। भक्षण पूर्ण, सार आत्मसात किया गया, राक्षस शव रैंक 3, विकास अंक 355, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। माइकल जम गया। विकास अंक। माइकल इवोल्यूशन पॉइंट से अनजान नहीं था। दरअसल वे ही उनकी वर्तमान शक्ति की बुनियाद थे, लेकिन वे कभी यहाँ से आए ही कब थे? अब तक विकास अंक हमेशा आत्मा से जुड़े हुए थे। वह अपने अधीन मरे हुओं की संख्या बढ़ाकर या आत्मा को पोषण देने वाले स्पिरिट क्रिस्टल और विशेष औषधियों का सेवन करके इन्हें प्राप्त करता था। वह इसी प्रणाली का आदी हो चुका था, लेकिन अब अपने कड़ाहे में एकमात्र शव को जलाने के बाद वही परिचित सूचना प्रकट हो गई थी। विकास के बिंदु प्रत्यक्ष भक्षण से उसे यह एहसास बिजली की तरह कौन था। अगर सचमुच शवों को विकास बिंदुओं में परिवर्तित किया जा सकता तो इससे सब कुछ बदल जाता। राक्षसों के शव उसके लिए कभी कम नहीं पड़ते थे अगर वह ठान लेता तो। अगर कड़ाही उन्हें उपयोगी सार में बदल सकती तो जब तक उसे शवों की निरंतर आपूर्ति मिलती रहती, उसे कभी भी अनको की कमी नहीं होती। उसके होंठ कस गए, उत्तेजना की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। यह महज एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इससे उनकी प्रगति की नींव ही हिल गई। इससे सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे कड़ाही की सतह से आखिरी चमक फीकी पड़ती गई, वैसे वैसे सवालों का अंबार लगता गया। ये हड़पने की प्रवृत्ति वास्तव में किस पैमाने पर काम करती है? क्या इसमें सिर्फ लाशें ही शामिल थीं, या वस्तुओं को भी गिना जा सकता था? क्या कड़ाही उन्हें स्वीकार करेगी? माइकल गट ने हाँ कहा, लेकिन कुछ सीमाएं तो होनी ही चाहिए थी। साधारण कबाड़ उस चीज को हिला नहीं सकता जिसे सत्य की आंख भी खोल न सके। अगर वह सब कुछ खा सकता है तो दुर्लभता, अखंडता और अवधारणा की सघनता का निश्चित रूप से महत्व होगा। उसने हवा में लटके पैनल पर एक बार फिर नजर डाली। भक्षण पूर्ण, सार आत्मसात किया गया, राक्षस शव रैंक 3, विकास अंक 355। 355, माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कहा। तीसरे रैंक के लिए यह बहुत कम लग रहा था। वास्तविक तीसरे रैंक वाले के दबाव को देखते हुए यह अपमानजनक रूप से कम था। अगर उसे प्रति शव इतना ही मिलता तो भी लंबे समय में अपने अंडेर की संख्या बढ़ाना अधिक कारगर साबित होता। 500 अंडेर का मतलब था संसाधनों को खर्च किए बिना प्रतिदिन 500 स्थिर विकास अंक। कड़ाही की प्रज्वलन शक्ति बहुत प्रबल थी, लेकिन शायद यह एक क्षणिक प्रभाव था, अल्पकालिक उछाल, जैसे कि आध्यात्मिक औषधि का सेवन करना। माइकल ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और शव की हालत पर गौर करने लगा। अधूरा, आत्माहीन और विधि का बीज काट लिया गया था। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसका निष्कर्ष स्पष्ट होता जाता। ये शरीर खोखले थे, आत्माओं को निकालकर राजकुमार की कठपुतलियां बना दी गई थीं, और विधि के बीज, जिन्हें अब वह रैंक 2 और रैंक 3 को अलग करने वाले मुख्य स्तंभों में से एक समझता था, पहले ही निकाल लिए गए थे। उसने कड़ाही में एक खोखला खोल डाला था। उसने खाया तो था, हाँ, लेकिन भोजन बेस्वाद था। माइकल की नजर अपने भंडारगृह पर पड़ी। वहां एक दर्जन बीज सोते हुए तारों की तरह थरथरा रहे थे। क्या लो सीड्स को स्वयं खाया जा सकता है? ये सोचकर उसका सीना कस गया। अब जब उसे पता चल गया था कि वे क्या हैं, सार्वभौमिक सत्य के संघनित अंश, तो उनमें से एक को कड़ाही में फेंकने का विचार उसे बर्बादी जैसा लगा, या निवेश जैसा। लिली की भूख याद करके उसका चेहरा बिगड़ गया। उस नन्ही पेटू ने 5 से ज्यादा खा लिए थे। उसका दिल फिर से दुख से भर गया। क्या मुझे परेशान करने वाले मरे हुए जीवों का सामना करना पड़ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। माइकल ने अपने सामने मौजूद अन्य मरे हुए साथियों के बारे में भी सोचा, फिर उसने अपना ध्यान मुख्य मुद्दे पर केंद्रित किया। फिर भी अगर वह रैंक 3 का शिकार करना जारी रखता है तो बीज लंबे समय तक दुर्लभ नहीं रहेंगे। माइकल ने गहरी सांस ली। ध्यान से जांच करें। एक बीज। माइकल ने अपने भंडारगृह में हाथ डालकर एक कानून का बीज निकाला। उन्होंने जल तत्व से संबंधित एक और वस्तु का चयन किया। कड़ाही प्रकट होते ही प्रतिक्रिया करने लगी। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। खाओ। कड़ाही से प्रकाश निकल रहा था। कुछ सेकंड बाद माइकल के सामने फिर से पैनल चमक उठे। भक्षण पूर्ण, सार आत्मसात किया गया, नियम बीज जल, विकास अंक 1600,
माइकल ने गहरी सांस ली। 1600 संख्याओं को दोबारा पढ़ते समय माइकल का हाथ हल्का सा कांप रहा था। 1600 यह उसकी उम्मीद से कहीं अधिक था। तीसरे रैंक के खोल से मिले 355 अंकों की तुलना में यह लगभग 5 गुना अधिक था। उसके होंठ कसकर बंद हो गए और वह इसके परिणामों के बारे में सोचने लगा। उसने अपने भंडार पर एक नजर डाली। 30 से अधिक विधि बीज पिंजरे में बंद तारों की तरह मंद मंद गति से अंदर स्पंदित हो रहे थे। प्रत्येक बीज सत्य की उसी मौनलय को बिखेर रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। यदि एक बीज से 1600 प्राप्त होते थे तो 30 बीज का मतलब लगभग 50,000 होता था। 50,000। इस विचार मात्र से ही उसका शरीर एक ऐसी भूख से जकड़ गया जिसका उसे एहसास भी नहीं था कि वह उसके भीतर जड़ जमा चुकी है। माइकल ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात को शांत रखा। 50,000 नहीं, इससे ज्यादा। ये लालसा उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। एक पल के लिए वह लगभग इसे देख सकता था, सारा बीज कड़ाही में उड़ेल देना। लेकिन उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सका। यदि ये बीज सार्वभौमिक सत्य के अंश थे तो उन्हें केवल अंक बटोरने के लिए इस्तेमाल करना व्यर्थ था। कम से कम अब तो वह इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश की। बर्बादी या निवेश, माइकल ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। कड़ाही की चमक पहले ही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी हल्की गूंज उसके दिमाग में गूंजती रही, मानो कोई शिकारी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। माइकल ने मुंह बनाया। उसे और परीक्षण करने की आवश्यकता होगी, लेकिन लापरवाही से नहीं। माइकल ने उत्पत्ति की भूमि में करीने से ढेर किए गए शवों की ओर रुख किया। लगभग 40 शव, जिनमें बीज और आत्माएं नहीं थीं, उनके विशाल शरीर टूटे हुए पहाड़ों की तरह फैले हुए थे। हालांकि वह अब सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वह इनका इस्तेमाल कर सकता था। माइकल ने अपनी गति बढ़ाई। उसके दोनों शरीर एक साथ काम कर रहे थे। कुछ ही देर में ताबूत रखने की जगह में लगभग 40 शव थे। खाओ, माइकल ने आदेश दिया। एक एक करके रैंक 3 के अवशेषों को कड़ाही में डाला गया। हर बार प्रकाश की एक तेज किरण फूटती थी और माइकल की आंखों के सामने पैनल उठते हुए दिखाई देते थे। भक्षण पूर्ण, सार आत्मसात किया गया। राक्षस शव रैंक 3 अपूर्ण। विकास अंक 322। भक्षण पूर्ण, सार आत्मसात किया गया। राक्षस शव रैंक 3 अपूर्ण। विकास अंक 403। भक्षण पूर्ण, सार आत्मसात किया गया। राक्षस शव रैंक 3 अपूर्ण। विकास अंक 289। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। संख्याएं अलग अलग थीं, कुछ अधिक थीं, कुछ कम, लेकिन कोई भी संख्या 400 से अधिक नहीं थी। जैसे ही अंतिम चमक फीकी पड़ी, माइकल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। तो यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि क्या खाया जा रहा है। यह निष्कर्ष उनके पहले के संदेहों से मेल खाता था। ये अब पूर्ण रैंक 3 शव नहीं थे। राजकुमार की कठपुतलियों को शक्ति देने के लिए उनकी आत्माओं को निकाल लिया गया था। उनके बीज निकाल लिए गए थे। जो बचा था वह मांस और हड्डियों के टूटे फूटे खोल थे, जिनमें बची हुई शक्ति तो थी, लेकिन वे अंदर से खोखले थे। यह ऐसा था मानो कड़ाही में बिना मज्जा वाली हड्डियां डाली जा रही हो। जब तक अंतिम शरीर का भी उपभोग हो गया, पैनल पर एक नया कुल योग प्रदर्शित हुआ। विकास अंक 13,440। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उत्साह से माइकल का दिल तेजी से धड़कने लगा। नग्न अवस्था में भी 40 शवों ने उसे 13,000 से अधिक अंक दिला दिए थे। उसकी नजर एक बार फिर भंडार में रखे बीजों पर पड़ी। 40 शवों से 13,000, एक बीज से 1,600। यह पैमाना भयावह था। लाशें उपयोगी थीं, हाँ, लेकिन उन्होंने उसके तात्कालिक प्रश्न का उत्तर भी दे दिया था। स्केलिंग, उसने धीरे से कहा। वह कड़ाही केवल मांस ही नहीं खा रही थी, वह सार को भी खा रही थी, वह संपूर्णता जो किसी चीज को महत्वपूर्ण बनाती है। इसका मतलब यह था कि साधारण कबाड़, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, बेकार होगा। उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि यह सच है। माइकल कड़ाही में घूर रहा था। वह थोड़ा कांप उठा, फिर उसने एक विचार को दबाने की कोशिश की। बाद में उसने फुसफुसाते हुए कहा, फिलहाल उसके पास इतना ही काफी था। माइकल ने पीछे हटते हुए पैनलों को खारिज कर दिया। इतने सारे विकास बिंदु हाथ में होने के कारण माइकल ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसके 3 सितारा असाधारण अनडेड को एपिक ग्रेड में विकसित करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी। बेशक यह महज जिज्ञासा थी, उसका कुछ भी लापरवाही भरा काम करने का कोई इरादा नहीं था। पिछली घटना ही उसके लिए काफी थी यह समझने के लिए कि महाकाव्य स्तर की कोई भी चीज आसान नहीं होती। उस विचार को एक तरफ रखते हुए ताबूत के भीतर माइकल का शरीर अपनी शारीरिक शक्ति का परीक्षण करने लगा और वास्तविक दुनिया में लौटने के लिए खुद पर पर्याप्त नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगा। एक अजीब सी बेचैनी उसे सता रही थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था मानो बाकी सब लोगों से अलग हुए काफी लंबा समय बीत चुका हो। उत्पत्ति की भूमि में माइकल तुरंत नहीं निकला। एक आखिरी काम अभी भी बाकी था जिसे वह टालता आ रहा था। एक ऐसी बात जो युद्ध की समाप्ति के बाद से उसके मन में खटक रही थी। 3 सबसे शक्तिशाली राक्षसों, सुनहरे बालों वाले शेर, सर्प और क्रिस्टलीय जानवर के शव अभी भी अछूते पड़े थे। बाकियों के विपरीत उनके शरीर अक्षुण्ण थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजकुमार ने उनकी आत्माओं को कठपुतली में नहीं बदला था। वे अभी भी पूर्ण थे, उस तरह से जैसे अन्य खोखले शरीर नहीं थे। माइकल ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने अनडेड रिवाइवल का आह्वान किया, उसकी हथेली से काले हरे रंग की रोशनी कुंडलित होकर निकली। हवा कांप उठी। कुछ देर बाद सबसे पहले शेर जागा। उसकी छाती पर पिघली हुई दरारें हल्की हल्की चमक रही थीं, जो बाद में मृत्यु की फीकी आग में बुझ गईं। उसके कभी गौरवशाली रहे याल की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई। उसके बाल राख जैसे भूरे हो गए और उसकी आंखें खुल गईं, अब सुनहरी नहीं बल्कि एक भयानक हरी। उसके बाद सर्प आया, जिसके शल्क जो कभी जगमगाते थे अब गहरे रंग के हो गए थे। अंत में क्रिस्टल का दानव आया। 3 रैंक 3 राक्षस पुनर्जन्म।
या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। पैनलों ने इसके विपरीत पुष्टि की। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। दूसरा स्थान। उनकी अपनी पदवी उन्हें रोक नहीं रही थी, उनसे उनके जुड़ाव ने उन्हें तुरंत असली कारण बता दिया। बीज गायब हो गए थे। अपने लॉ सीड्स के बिना उन्होंने उन मूलभूत स्तंभों को खो दिया था जिन्होंने उन्हें रैंक 2 से आगे बढ़ाया था। उनकी नींव धराशायी हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी रेस रैंकिंग 3 सितारा असाधारण से घटकर 2 सितारा हो गई। उसने धीरे से अपनी जीभ चिटकाए। तो बस यही बात है, बीज ही सब कुछ है। फिर भी निराशा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दूसरे दर्जे के मरे हुए प्राणी होने के बावजूद वे बेहद शक्तिशाली थे। उनका आकार और प्राकृतिक क्षमताएं बरकरार थीं। उनमें विधि का अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति कम नहीं हुई थी। वे साधारण दूसरे दर्जे के प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे और रूप परिवर्तन करने की क्षमता भी रखते थे। माइकल काफी देर तक चुपचाप उनका अध्ययन करता रहा। उसके मन में एक विचार आया, अगर उनका विकास हो सकता, अगर वह अपने अंकों का इस्तेमाल करके उन्हें उन्नत कर सकता तो क्या होता? क्या वे अपने पुराने नियमों को पुनः प्राप्त कर लेते? क्या उनकी जगह नए नियम आ जाते? इस संभावना को नजरअंदाज करना बहुत जोखिम भरा था। उसने अभी तक एपिक ग्रेड की किसी भी चीज को छूने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन ये तीनों अब उस सीमा से नीचे थे। वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। माइकल के होंठ हल्के से लगभग न के बराबर मुड़े। देखते हैं, एक विचार के साथ ही ताबूत के भीतर स्थित उसके शरीर ने अपना नियमित व्यायाम बंद कर दिया। जल्द ही माइकल के सामने 3 नए रैंक 2 के एंडेड आ गए। बिना किसी झिझक के उसने तीनों को एक ही समय में विकसित किया और इस प्रक्रिया में लगभग 2000 विकास अंक एक ही बार में खर्च कर दिए। परिचित चीख सुनाई दी, जिससे माइकल के दिल को राहत मिली। काफी देर बाद 3 नए रैंक 3 मॉन्स्टर एक बार फिर उसके सामने खड़े हो गए। जब उन्होंने उनके कानूनों की जांच करने के लिए रुख किया तो उनके पहले के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया। उन्होंने कोई नए कानून हासिल नहीं किए थे, बल्कि अपने पुराने कानूनों को ही पुनः प्राप्त कर लिया था। माइकल की आंखों के सामने पैनल झिलमिलाने लगे। विषैले संक्षारण का नियम, बीज, ग्रेटर लॉ कनेक्शन, विनाश, प्रभाव। यह एक संक्षारक विष छोड़ता है जो लगभग किसी भी सामग्री या सुरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। सौर ज्वाला का नियम, बीज, ग्रेटर लॉ कनेक्शन, आग, प्रभाव। सूर्य की दीप्ति से उत्पन्न भयंकर ज्वालाओं को नियंत्रित करता है। सरल, विनाशकारी, जटिलता रहित, फिर भी असीम शक्ति से परिपूर्ण। प्रिज्म परावर्तन का नियम, बीज, ग्रेटर लॉ कनेक्शन, लाइट, प्रभाव। क्रिस्टलीय अनुनाद का उपयोग करके हमलों को प्रतिबिंबित करता है, बल और ऊर्जा को शत्रुओं पर वापस मोड़ देता है। पढ़ते समय माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सर्प का विष और शेर की आग ठीक वही थे जिसकी उसे उम्मीद थी। सीधे सादे नियम, शक्तिशाली हाँ, लेकिन बहुत गहरे नहीं। क्रिस्टल दानव के नियम ने उसका ध्यान आकर्षित किया। प्रतिबिंब, प्रकाश की एक शाखा, सूक्ष्म और मायावी। यह पूर्ण विनाश नहीं था, लेकिन यह शत्रु की शक्ति को उसी के विरुद्ध मोड़ सकता था। कुछ मायनों में यही बात इसे कहीं अधिक खतरनाक बनाती थी। माइकल को कुछ दर्दनाक यादें याद आईं। हालांकि वे यादें चुभती थीं, फिर भी उन्होंने क्रिस्टल के उस दानव की अहमियत को और भी बढ़ा दिया। तीनों राक्षस अपने पशु रूप में चुपचाप खड़े थे। ये याद करके कि वे मानव रूप भी धारण कर सकते हैं, माइकल को उनके स्वरूपों के बारे में जिज्ञासा हुई। एक विचार के साथ उसने उन्हें रूप बदलने का आदेश दिया। जैसे ही उसका आदेश गूंजा, हवा में एक बदलाव आया। तीनों विशालकाय आकृतियों पर गहरा प्रकाश लहरों की तरह फैल गया। हड्डियां चटकने लगी, मांस मुड़ने लगा, शल्क और क्रिस्टल की प्लेटें कांपने लगी और उनकी आकृतियां असामान्य रूप से मुड़ गईं। शेर सबसे पहले हिला। उसकी विशाल अयाल पीछे हट गई, अंदर की ओर सिमट गई और उसके बाल छोटे होकर घने जंगली लाल बालों की लिटों में बदल गए। चौड़े कंधों और तराशे हुए पत्थर जैसी मांसपेशियों वाला एक मजबूत शरीर उभरा। जब यह परिवर्तन समाप्त हुआ तो माइकल के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी दाढ़ी घनी और झाड़ीदार थी। उसकी हरी आंखें हल्की चमक रही थीं। उसका सीना खुला था, मांसपेशियां स्टील की तारों की तरह कसी हुई थीं और हर हरकत से अदम्य शक्ति झलक रही थी। सर्प उसके पीछे पीछे आया, उसकी कुंडलियां तेजी से खुलती गईं। काली खालें पीली त्वचा में घुलती गईं, जिससे उसके कंधों और गर्दन पर सरीसृप जैसी बनावट की धारियां रह गईं। जब रोशनी कम हुई तो जहां सर्प था वहां एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे की बनावट तीखी थी, लगभग क्रूरता से आकर्षक। उम्र की लकीरों ने उसे एक अनुभवी, खतरनाक आकर्षण दिया था। उसके जबड़े और गर्दन पर बची हुई खालें हल्की चमक रही थीं और उसकी संकरी और पतली आंखें अपनी विशैली चमक बरकरार रखे हुए थीं। वह द्वेष से भरा हुआ था। माइकल उसकी शक्ल देखकर थोड़ा हैरान रह गया। वह ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जो किसी भी कारण से आंटिमिया के करीब नहीं आने देते। अंततः माइकल की निगाह क्रिस्टल के दानव पर पड़ी। दरअसल वह एक मादा थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह विशेष रूप से क्रूर था। क्रिस्टल का बना वह दानव वहां खामोशी से खड़ा रहा। उसके बाल लंबे और एकदम सफेद थे, जो बर्फ से जगमगाते कांच की नदी की तरह उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी आंखें माइकल के तीसरे रैंक के बाकी मरे हुओं की तरह ही रहस्यमय हरे रंग से चमक रही थीं। उसकी त्वचा पीली थी, हल्की सी चमक से दमक रही थी। हर हरकत उसे नाजुक और कोमल बना देती थी, मानो कांच हो जो छूने भर से टूट जाए। माइकल ने उसे निहारते हुए अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ लिया। बाकियों के विपरीत उसका बाहरी रूप धोखे वाला था। इसके अलावा उसके सभी रैंक 3 इंडेड में से वह एकमात्र ऐसी थी जो सबसे कम प्रयास से इंसान के रूप में भेस बदल सकती थी। अगर उसके बाल रंगे होते और उसकी रहस्यमय आभा छिपी होती तो किसी को भी शक नहीं होता कि वह असल में क्या है। अब तीनों मरे हुए प्राणी अपने मानव रूप में पूर्ण रूप से खड़े थे। शेर एक चौड़ा लाल बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी घनी दाढ़ी थी। सर्प एक क्रूर दिखने वाला सुंदर लगभग वृद्ध व्यक्ति। और क्रिस्टल से बनी वह राक्षसी आकृति एक सफेद बालों वाली महिला जो लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। माइकल ने चैन की सांस ली।
बुरा नहीं है, उसने धीरे से कहा। मरे हुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चूंकि वे अभी अभी पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए उनकी इच्छाशक्ति अभी भी खाली थी, कोरे पन्ने जो भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका स्तर गिर गया था और तीनों का स्तर 60 से नीचे था। फिर भी वे कमजोर नहीं थे। उन्हें साधारण कपड़े पहनाकर माइकल ने तीनों को एक तरफ खड़े रहने और रास्ते से हट जाने का आदेश दिया। फिर ध्यान केंद्रित करते हुए वह अपने प्रशिक्षण में लौट आया और तब तक अभ्यास करता रहा जब तक कि वह अपने नवविकसित शरीर की शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण न पाले। इसी बीच मूल भूमि में उसका दूसरा रूप युद्धक्षेत्र की देखरेख कर रहा था। लकी और प्रिंस को आदेश दिया गया था कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके तबाह हुए जंगल को यथासंभव पुनर्स्थापित करें और रैंक 3 के युद्ध से क्षतिग्रस्त हुई भूमि को ठीक करें। उसी समय माइकल ने अपनी नई नस्ल के साथ आए अद्वितीय कौशल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। यह उनके लिए पहला अनुभव था। तारांकन, उत्पत्ति शरीर, एक सच्चे व्यक्तित्व का अधिकार जिसके सार को ब्रह्मांड ने मान्यता दी है। जेनेसिस बॉडी उपयोगकर्ता को अपनी जीवन शक्ति के एक अंश को अलग करने और उसे एक जीवित रूप देने की अनुमति देती है। ये कौशल उपयोगकर्ता के सार से उत्पन्न एक पूरी तरह से नई नस्ल के बीज के रूप में भी काम कर सकता है। तारांकन, ये डिटेक्ट की तरह ही एक ऐसी कुशलता थी जिसमें महारत का कोई स्तर नहीं था। इसे दोबारा पढ़ने के बाद ही माइकल को एहसास हुआ कि यह कौशल उसे केवल उसकी नई नस्ल के कारण नहीं मिला था, बल्कि उस नस्ल के महत्व के कारण मिला था। इस विवरण ने उनकी पिछली अटकलों के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। सच्चा मानव पारंपरिक अर्थों में कोई नस्ल नहीं था। यह एक अवस्था थी, एक दहलीज, कुछ ऐसा जो मानवता एक दिन बन सकती है यदि वे पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंच जाए। और उस अवस्था में उन्हें सच्चे व्यक्ति कहा जाएगा, ऐसे अस्तित्व जो संभवतः तथाकथित देवताओं के समान होंगे। अगर उनमें प्रतिभा न होती तो ऐसा क्षेत्र उनसे बेहद दूर होता। फिर भी अपनी प्रतिभा के कारण उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया। फिर भी उनके नश्वर देवता शीर्षक से यह स्पष्ट था कि यह रूप परिपूर्ण नहीं था, यह अपूर्ण था। ये विचार पल भर में माइकल के दिमाग में कौंध गए, लेकिन फिर उस कौशल के निहितार्थों का भार उसे पूरी तरह से समझ में आ गया। उसकी सांस अटक गई। क्या? माइकल की निगाहें तैरते हुए शब्दों पर टिकी रहीं। एक बिल्कुल नई नस्ल का बीज जो उसके सार से उत्पन्न हुआ। उसका गला सूख गया। कुछ देर तक वह बस देखता ही रहा। उसका दिमाग अविश्वास और अटकलों के बवंडर में उलझा हुआ था। एक नस्ल का निर्माण करें, उसने धीमी आवाज में कहा। ये शब्द उसे खुद भी हास्यास्पद लग रहे थे। ये सोचकर ही दिल बैठ गया। मरे हुओं को जिंदा करना ही अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये सृजन था। माइकल ने खुद को इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचने के लिए मजबूर किया। क्लोन, हाँ, कौशल के विवरण से यह बात स्पष्ट हो गई थी। जेनेसिस बॉडी स्वयं के ही विस्तार थे जो उनके अपने सार से निर्मित थे। इतना तो वह समझ सकते थे और स्वीकार भी कर सकते थे, लेकिन दूसरा भाग, छिपी हुई क्षमता, कुछ और ही संकेत दे रही थी। अगर एक दिन जेनेसिस बॉडी ऐसा कर सके। माइकल ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। वह करना नहीं चाहता था। पैनल ने उन्हें एक सच्चा व्यक्ति कहा। यह एक सम्मान का खिताब था जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने स्वीकार किया था। यदि ऐसा स्तर वास्तव में देवताओं का क्षेत्र था तो शायद यही उनकी पहचान थी। केवल शक्ति नहीं, केवल नियमों पर महारत नहीं, बल्कि सृजन करने की क्षमता, अपने अस्तित्व से उत्पन्न वंश को पीछे छोड़ने की क्षमता। माइकल इतना अहंकारी नहीं था कि खुद को भगवान समझे। वह अभी अंधेरे में भटक रहा था, सच्चाई के टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बड़ी मुश्किल से अपने से अधिक शक्तिशाली प्राणियों से लड़ पा रहा था। लेकिन साथ ही इस विचार में एक अजीब सा आकर्षण भी था। उसकी आत्मा से उत्पन्न होने वाली नस्ल कैसी दिखेगी? क्या वे मरे हुए प्राणियों की तरह होंगे, वफादारी से उससे बंधे हुए, या स्वतंत्र प्राणी जो अपना अलग रास्ता अपनाएंगे? यदि वे सचमुच उससे उत्पन्न हुए थे तो क्या उनका विकास किसी तरह उसे वापस प्रभावित करेगा, जैसे उसकी मरे हुए प्राणियों की सेना करती थी? माइकल ने अपना सिर तेजी से हिलाया और मन में उठने वाली तमाम अनहोनी संभावनाओं को खारिज कर दिया। नहीं, मैं अभी इस तरह नहीं सोच सकता। फिर भी यह सवाल उसके सीने में कांटे की तरह चुभता रहा। क्या होगा अगर एक दिन जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाए, जब वह वास्तव में एक सच्चे व्यक्ति के स्तर तक पहुंच जाए, तो व्यवस्था ही उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर दे? क्या होगा अगर सृजन का कार्य एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन जाए? जैसे जैसे वह इसके बारे में और सोचता गया, वैसे वैसे चीजें उसकी अन्य अनुभूतियों के साथ मेल खाने लगी। सच्चा मानव होना कोई नस्ल नहीं थी, यह एक चरण था, एक पड़ाव था। और जेनेसिस बॉडी शायद उस चरण की परीक्षा थी। सच्चा होने के लिए शायद किसी को न केवल ये साबित करना होगा कि वे ब्रह्मांड की सच्चाइयों से बच सकते हैं, बल्कि यह भी कि वे उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। निर्माण। माइकल के विचार तुरंत स्थिर नहीं हो पाए। यदि जेनेसिस बॉडी ने सृष्टि की ओर संकेत दिया तो इससे मानवता के बारे में क्या पता चलता है? अपने विकास के बाद उन्होंने सोचा था कि क्या मनुष्य वास्तव में पूर्ण है? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे किसी बड़ी चीज के अंश थे? इस सिद्धांत में दम था, लेकिन इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां थीं। यदि मानवता खंडित थी तो अन्य नस्लों का क्या? क्या वे भी खंडित थीं, या वे उन तरीकों से पूर्ण थी जिनमें मनुष्य नहीं थे?